अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मौज़ी समीन हज़रात, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। आइए सुनते हैं धरती का सफ़र, किस्त नंबर 62। प्रोफेसर असल में दरिया सालबियन तक पहुंचने के लिए नक्शे पर जो टेढ़ी मेढ़ी लकीर खींची थी उसके मुताबिक हमें शुमाल मगरिब की तरफ सफ़र करना था, मगर कपाला ने बताया कि हमें सीधा उत्तर की जानिब जाना है और घाटी से निकलकर एक पर्वत के साथ साथ उसी जानिब हो ली। जब कपाला पार्टी के आगे के सफर कर रही थी, सिर्फ कुकी कबीले की नहीं पूरी पार्टी की सरदारनी मालूम होती थी। उसके कबायली हुस्न में उन दिनों भी बड़ी कशिश थी, क्योंकि अपने आप को बड़ा संभाल के रखती थी। बाप की तरह कबीले के लोगों पर उसका रोब था, इसलिए घूमी ने इसे सरदारनी बनाया और वो थी भी ऐसी के सरदारनी कहलाए और लोग उसका हुक्म माने। खुद घूमी सरदार उसके हुक्म का गुलाम बन के रह गया था, और उस वक्त भी जब वो कपाला के साथ पार्टी के आगे के चल रहा था, इसके वजूद का एक साया मालूम हो रहा था, क्योंकि कपाला तो घोड़े पर सवार थी और घूमी पैदल था। हम लोग इस बात पर मुतमईन थे कि जिन पर्वतों पर किसी राबर के बगैर सफर करना मुमकिन ना था और फिक्रमंद हो रहे थे कहीं भटक न जाए, वह भी पुरस्कार कुदरत हमारी रहनुमाई का सामान कर दिया था। प्रोफेसर असलम का ख्याल था कि कपाला की शक्ल में कुदरत खुद हमारी रहनुमाई कर रही है। सरदार घूमी नहीं जानता था कि इसकी पत्नी उन रास्तों से वाकिफ होगी। अपने बापू की हिदायत पर कपाला ने किसी को नहीं बताया था कि 11 बरस की उम्र में वो कहाँ गई थी और कहाँ से आई थी। सालवे नदी की तरफ सफर करने और फांगचू के यहाँ ठहरने की कहानी खुद घूमी ने पहली बार सुनी थी, और इस अजीबोगरीब इत्तेफाक पर हैरान हो रहा था कि 15 बरस पहले अब्बू ने गारों के शहर की तरफ सफर किया तो कुकी सरदार उनकी पार्टी के आगे आगे था, और 15 बरस के बाद हम दरिया सालवीन की तरफ रवाना हुए तो इसकी बेटी कपाला सरदारनी हमारी रहनुमाई कर रही थी। हम ये तो जानते थे हमारी मंजिल शुमाल मशरिकी तिब्बत के दूर अफ्तादा और वैशी इलाके में घिरी मौत की वादी है, जिसके इर्द गिर्द कुदरत ने बुलंदो बाला और नाकाबिले अबूर उमूदी चट्टानों का हिसार कायम कर रखा है, और वहां तक पहुंचने के लिए हमें आसाम और तिब्बत के दरमियान ग्रेट हिमालय के दुश्वार गुजार पहाड़ों से गुजरना, सर्दी और सर्द हवाओं का सामना करना होगा। इसलिए ऐसा लिबास और ऐसा सामान लेकर चले थे जो हर किस्म के हालात और मौसम मुकाबला कर सके। मगर ये बात वहम गौर में भी नहीं थी कि अब्बू की तरह हमारी पार्टी को भी कुकी कबीले के सरदार पर इन्हिसार करना पड़ेगा और हम आसाम से निकलकर सीधे चीन के ऊंचे पर्वतों और बर्फानी घाटियों में जा निकलेंगे। ये बात उस वक्त खुली जब आसाम की सरहद अबूर करके हम बहुत आगे निकल आए और शाम के अंधेरे में कैंप लगाने के लिए कोई मौजू जगह तलाश कर रहे थे। घूमी सरदार की जुबान से सुनते ही कि हम चीन के पर्वतों पर पहुंच गए, हमारे जिस्मों में हैरत की सनसनी दौड़ गई, क्योंकि चीन तो कहीं हमारे रास्ते में नहीं आता था और हमें आसाम से सीधे तिब्बत में दाखिल होना था। हैरत अंगेज बात यह हुई कि खुद घूमी और कपाला भी नहीं जानते थे कि तिब्बत की बजाय उन्होंने चीन का रास्ता क्यों इख्तियार कर लिया। यह बात बिल्कुल इत्तफाकी या हादसाती तौर पर पेश आई थी, या फिर कुदरत हमें 20-25 हज़ार फीट ऊंचे चीनी पर्वतों और आइसकोप की चोटियों घाटियों में खींच लाई थी। इस भयानक और होलनाक सफर के सिलसिले में मैंने बहुत सी बातें पुरस्कार कुदरत की मर्जी पर छोड़ दी थी, जो अब मर्जी रहनुमाई कर रही थी, लिहाजा इस बात को भी कुदरत की मर्जी करार दिया गया। इसका सबूत यह था कि कैंप उठाने और नक्शे के मुताबिक शुमाल की जानिब सफर करने से पहले कुदरत ही ने कपाला सरदारनी को हमारे पास भेज दिया था, जो सालवे नदी के रास्तों को जानती थी। अगर वो ऐन वक्त पर ना आ जाती तो यकीनन अपने प्रोग्राम के मुताबिक उन ओगट और कठिन रास्तों पर गामजन हो चुके होते, जो नाकाबिले अबूर वादियों घाटियों में उतरते और मौत के अंधेरों में गुम हो जाते थे। वो अजीम और पुरस्कार कुदरत ही थी जिसने कपाला को हमारी रहनुमाई के लिए तैयार किया और सरदारनी हमें लेकर अपने देखे वाले रास्तों पर चल दी। अगरचे वो रास्ते भी कठिन थे, मगर उन पर भटकने का खतरा ना था, क्योंकि हमारी रहनुमा उन रास्तों से गुजर चुकी थी। कपाला सरदारनी पार्टी के आगे आगे जा रही थी। ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर सब कुछ वही था जो 18 बरस बेशतर था। वही अजीम और मुहिब चोटियां उसी तरह सर उठाए खड़ी थी जैसी इब्तदाई आफरीनश से खड़ी थी। इन बुलंदोबाला कोहस्तानों पर हवाओं की गर्दिश, मौसमों की रंगत, घाटियों वादियों के रूप, इन जमात और हरत का अमल सब कुछ मामूल के मुताबिक था। किसी पर्वत ने अपनी जगह तब्दील न की थी, कोई चट्टान अपनी बुनियाद से हटी ना थी। 18 बरस में शहरों कस्बों बस्तों के नक्शे तब्दील हो जाते और आबादियों के हुलिये बदल जाते हैं, क्योंकि इंसानी जिंदगी में तब्दीली का अमल साथ साथ जारी रहता है, मगर पर्वत कुदरत के तब्दील न होने वाले उसूलों की तरफ अपनी जगह कायम रहते हैं, और वहाँ सब कुछ जूं का तू था। वही पर्वत थे, वही जंगल थे, वही घाटियां वादियां थी, वही रास्ते, वही निशानदेही मुकामात थे जिनसे पहले गुजर चुकी थी, और 18 बरस कबल के तमाम मनासिर जो हाफसे में महफूज थे गुजरे दिनों की तरह एक एक करके फिर सामने आते और खुलते चले गए। इन्हीं मनाजिर के दरमियान वो आगे बढ़ती रही और शाम के वक्त उसी गार के सामने रुकी जहाँ 18 बरस पहले उसका बापू रुका था। सफर के दौरान कोई गैरमामूली वाक़या पेश नहीं आया, ना कोई जानवर दिखाई दिया, ना किसी बर्फानी रीछ ने रास्ता काटा। हम कपाला की रहनुमाई में उस गार तक पहुंच गए जहाँ कभी उसने अपने बापू के साथ पड़ाव किया था। ये देखकर एक हैरत अंगेज मुसर्रत हुई कि गार के अंदर उनके क़याम की बाज़ निशानियां अभी तक मौजूद थी। कपाला ने बताया था कि बापू ने गार को गर्म करने के लिए आग जलाई थी। उसकी एक मुड़ी तुड़ी दीवार अभी तक धुएं से स्याह हो रही थी, और इतने साल गुजर जाने के बावजूद राख के आसार भी मौजूद थे। कपाला हमें सही समझ और सही रास्ते पर लिए जा रही थी।
गार से थोड़े फासले पर ऊंचे नीचे पर्वतों में घिरा हुआ एक छोटा सा मैदान था जिसके पहलू में पानी का चश्मा खामोशी से बहता दिखाई दिया। उन पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी दो शाखी थी। हमने शब बसरी के लिए वहीं कैंप लगाया क्योंकि तारीख के हर दौर में आदमी हमेशा पानी के किनारों पर आबाद होता रहा है, जो उसकी जिंदगी का सबसे अहम जरूरत है। खैमे और छोलदारियां नस्ब करने के साथ ही रात के खाने की तैयारियां होने लगी और हमारी आवाजों से गूंगे पर्वतों का पुरहोल सन्नाटा बोलने लगा। पिछले पड़ाव पर प्रिंसेस इंदिरा को पेश आने वाले हादसे की वजह से पहरे का इंतजाम सख्त कर दिया गया था। कबाला के बकोल इन पहाड़ों पर जानवरों का ज्यादा खतरा नहीं था, फिर भी सूबेदार खुदादाद खान ने अपने इंतजाम से कोताही नहीं की। सब लोग दिन भर के सफर करते रहे थे, इसलिए खाना खाते ही अपने अपने बिस्तरों में दुबक गए और पर्वतों की रात का सन्नाटा कुछ और गहरा कुछ और भयानक हो गया। सर्दी भी पहले से बढ़ गई थी क्योंकि हम बर्फानी चोटियों और घाटियों की इस दुनिया में थे जहाँ कभी कभी झीलों का पानी भी मुंजमद हो जाता है। प्रिंसेस इंदिरा बिस्तर में खिलाफे मामूल चुपचाप लेटी रही। वो मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिला रही थी। सोचा कहीं सर्दी न लग गई हो। पहाड़ों की सर्दी आसाब और फेफड़ों पर हमला करती है। मैंने पूछा कि आज भी ब्रांडी की जरूरत महसूस करती हो। इसने नफी में सर हिला दिया मगर बोली नहीं। चुप चुप क्यों हो? इसका जवाब हैरान कर देने वाला था। इन ऊंचे पर्वतों पर नेचर भी चुप है और इसकी चुप बड़ी मुहिब लगती है। वो नेचर के मज़ाहिर को गहरी नज़र से देखती और उनके मुनाजिर से लुत्फानंदोज़ होती थी, लेकिन 20-25 हज़ार फीट ऊंचे पर्वतों की होलनाक मुहिब सन्नाटों ने गालिबन उसे खौफजदा कर दिया था। क्या नेचर की चुप से डरती हो? दिल पर नेचर का असर तो होता है, फिर थोड़ी सी अननेचुरल हो जाओ। उसने चौंका मेरी तरफ देखा। अननेचुरल के लफ्ज़ का मतलब ना समझ सकी थी। मैंने उसकी तरह हाथ बढ़ाया तो हंस पड़ी। मगर तुम तो नेचुरल हो रहे हो। मैं लफ्ज़ों को अपनी मर्जी के मानी पहनाता हूँ और जोकर से काम भी लेता हूँ, मगर नेचुरल बात अननेचुरल कैसे हो सकती है? वो अभी तक हंस रही थी। तुमने कभी ताश देखी है? इस सवाल पर कुछ हैरान सी हुई। देखने से क्या मतलब? खेलती रही। फिर तुम्हें मालूम होगा कि ताश में एक जोकर भी होता है जो खेल में इस्तेमाल नहीं होता, मगर इसके बगैर कभी ताश मुकम्मल नहीं समझी जाती। और जब कभी ताश से कोई पत्ता मिस हो जाए तो उसकी जगह जोकर इस्तेमाल किया जाता है। वो खिलखिलाकर हंसती। अपना पत्ता मिस कर रहे हो? इस तरह मैंने उसकी चुप को हंसी की जुबान दे दी। उसका मूड बदल गया और हंसी खुशी में तस्लीम करना पड़ा कि मैंने अननेचुरल का लफ्ज़ बिल्कुल सही मौका पर इस्तेमाल किया था, क्योंकि बहुत जल्द हम नेचुरल हो गए। इस रात की सुबह बहुत खुशगवार थी। पहाड़ों पर हल्की हल्की धुंध उड़ रही थी और इस धुंध में दूर की चोटियाँ यूँ नजर आती थी जैसे इन्हें ढाके की मलमल पहन ली हो। हम लोग जल्द बेदार हो गए। चश्मे पर नहाए धोए, नाश्ता किया, कैंप उठाया और आगे बढ़ गए। धुंध होले होले छटती चली गई। उस रोज़ एक नहीं इकट्ठे दो रीछ दिखाई दिए, एक रीछ दूसरी रीछ नहीं। वो करीबन हमारे रास्ते में खुश फेलियाँ कर रहे थे। हमें देखा तो खुरखुर करने लगे। मैंने हरनाम सिंह से कहा, खाली फायर करके रास्ते से हटा दो। हरनाम सिंह ने जवाब दिया, साहिब जी आपने कभी फोका फैर नहीं कीता। फैर जादवी कीता है, किसी ने किसी का खुन्ना। मैंने उसकी बात काटकर दुग्गल और क्रियापा को खाली फायर करने के लिए कहा। उन्होंने रीछ और रीछनी के दाएं बाएं फायर किया। वो धमाकों से खौफजदा होकर खुरखुर करते एक तरफ भाग गए। उस रोज एक और अजीब बात हुई। हमें एक पर्वत का तवील चक्कर काटना पड़ा और चक्कर काटकर कपाला के पड़ाव पर पहुंचे, जहां वो फिर एक गार के सामने रुकी। तो मुझे यूं लगा जैसे मैंने पिछले पड़ाव से इस पड़ाव तक 3-4 मील से ज्यादा मुसाफत नहीं की, जबकि सफर 16-17 मील किया था। पड़ाव में कैंप लग रहा था। मैंने सामने के ऊंचे टीले पर चढ़ गया जिसके करीब ही छोटी सी झील थी। उस टीले पर खड़े होकर शाम के मलजे के अंधेरे में अक्का पर नजर डाली तो 3-4 मील के फासले पर वो दो शाखी चोटी नजर आ गई जिसके नीचे हमने कल रात कैंप लगाया था। 16-17 मील का चक्कर इसलिए काटना पड़ा कि रास्ते में एक ऐसी बर्फानी घाटी थी जहां कपाला के बकोल दाखिल होने का रास्ता तो था, मगर वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। और ये बात उसने अपने बापू से सुनी थी। टीले से उतरकर नीचे आए तो झील पर सरदार हरनाम सिंह को ठिठुरते कपकपाते देखा। वो झील के किनारे बैठकर पांव धोने लगा था कि एक बूट फिसलकर पानी में जा गिरा। पानी गहरा था। बूट तलाश करने के लिए इसे झील में उतरना पड़ा और एक डुबकी भी लगानी पड़ी। बूट तो ढूंढ लिया, मगर झील के बर्फानी पानी ने हरनाम सिंह की खासी मिजाज पुरसी कर दी। मारे सर्दी के दांत बज रहे थे। कहने लगा, साहिब जी ठंडा यख पानी है। बूट ढूंढते ही आपन दी कुल्फी जम गई, छाती में रिड़क पड़ती है। इंज मालूम होता है रात को ताप चढ़ जाएगा। हरनाम सिंह हमारी पार्टी का मुफीद तरीन रुकन था और उसकी बीमारी हमारे नुकसानदेह थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। हरनाम सिंह आओ तुम्हें दवा देता हूँ, वरना निमोनिया हो जाने का खतरा है। वो ठिठुरता कपकपाता मेरे साथ चल पड़ा। कैंप लग गया था। खाना पक रहा था। मैं इसीलिए अपने खेमे की तरफ बढ़ा जब प्रिंसेस इंदिरा और कपाला सरदारनी खड़ी बातें कर रही थी। सरदार हरनाम सिंह ने प्रिंसेस को सलाम किया और मेरे साथ ही खेमे में दाखिल हुआ। इंदिरा भी हमारे पीछे पीछे आ गई। उसने सरदार हरनाम सिंह के झील में उतरते और सर्दी लग जाने की बात सुनाई। फिर 24 बक्स से ब्रांडी की बोतल निकाली और 2 उंगल ब्रांडी एक गिलास में उंडेलकर बोतल काक बंद करने लगा। ब्रांडी देखकर हरनाम सिंह की आंखें चीते की तरह चमक उठी और मिन्नत के लहजे में बोला, साहिब जी थोड़ी जी और पाओ, ब्रांडी है, जहर तो नहीं। मेरी हंसी निकल गई। मैंने मिकदार डबल कर दी और बोतल चौकी पर रखकर एक शीशी से
सुल्फा डिजाइन की 2 गोलियां निकाल रहा था कि उसने ब्रांडी में 2 घूंट पानी मिलाने का तकल्लुफ किया। गिलास मुंह को लगाया और एक हाथ से मुंह साफ करते हुए दूसरे हाथ से खाली गिलास चौकी पर रख दिया। मैं देखता ही रह गया। फिर गोली उसकी तरफ बढ़ाई। लो, ये गोलियां पानी से खा लेना। वो मुस्कुराया। गोलियां क्या करनी है साहब जी, आपा को 2 घूंट ब्रांडी और दे दें। सोरी अंदर जाके जरा डांगते मारे। मेरे नज़दीक उसे इलाज के लिए ब्रांडी की जितनी मिकदार दी गई थी वो उसके लिए काफ़ी थी, मगर प्रिंस इंदिरा ने इशारा करके उसे मायूस न करूं। मैंने गिलास में पहले जितनी ब्रांडी उड़ेल दी, अब कि उसने एक ही घूंट में 1 घूंट पानी मिलाया और खड़े खड़े पी गया। फिर मुझे पर हाथ फेर और गिलास चौकी पर रख दिया। मैंने कहा, अगर गोलियों की ज़रूरत हो तो ले लो। गोलियों की कोई लोड़ नहीं, आपा के तूंबे दी तार हिल गई है। ब्रांडी ने फौरन असर किया था। वो मुझे प्रिंसेस को सलाम करता खेमे से निकल गया। हम खाने पर उसकी बातें करते रहे। हरनाम सिंह हीरे की तरह सुच्चा आदमी था। उस रात आसमान पर घने घोर बादल छा गए। बारिश तो नहीं हुई, लेकिन बर्फबारी का इम्कान था और रात वाकई बर्फबारी हुई। अगले दिन सफर जरा तड़के शुरू हो गया और हम आगे बढ़े। सरदार हरनाम सिंह साथ ही साथ चल रहा था। मैंने पूछा, हरनाम सिंह, रात कैसी गुजरी? बड़े आनंद में गुजरी साहिब जी। अगर 2 घूंट और मिल जाते तो आपा ने भड़क मार देनी थी। फिर भी रात अपना कम बड़ा सोना हो गया था। सारे दिलदार दूर हो गए। मैं इसकी दिलचस्प बातें सुनता आगे बढ़ता रहा। पहाड़ों पर हवा की गर्दिश तेज हो गई थी और जब हवा चलती है बादल उड़ते हैं। घटाओं के दल हमारे मुखालिफ समत भाग रहे थे। अचानक नीले आसमान के टुकड़ी पर सूरज चमकने लगा और कपाला की रहनुमाई में सफर करते एक पहाड़ी का मोड़ काटकर हम दोपहर से पहले ही मीलों तक फैले एक तंग वादी के हाशिए पर पहुंचे। यही बर्फ की वो दलदल थी जो नेचर की हैरत अंगेज निदरत, दिलावेजी और जलालो जमाल का एक अजीब मंजर पेश कर रही थी। पर्वत और उनकी चोटियां पीछे रह गई थी और खुले आसमान के नीचे हद नजर तक भुरभुरी बर्फ धुनकी हुई रुई की तरह बिखरी थी। बर्फ की इस दलदल में कोई 5-6 फरलांग दूर 3 सफेद चट्टानें भी नजर आईं, जिनमें एक किसी भारी लाठ की तरह सीधी खड़ी थी और 2 खिंची हुई कमान की तरह कोसनुमा मेहराबों की सूरत दिखाई दे रही थी। तीनों चट्टानें करीब और करीब बर्फ से ढकी हुई थी। इन्हें देखकर एहसास होता जैसे उस वादी जमहीर में दाखिल होने के दरवाजे हों। कई मील रकबे पर फैला बर्फ का ये समंदर, जिसे आइसकोप कहना चाहिए, इन छोटी छोटी पहाड़ियों तक वसी था, जो 2-3 मील दूर से धब्बों की तरह नजर आ रही थी। बर्फ की दलदल नाहमवार थी। सतह कहीं ऊंची कहीं नीची, एक जाने बर्फ की ठोस तहें भी उभरी हुई थी, लेकिन जहां तक निगाह काम करती थी हर तरफ भुरभुरी बर्फ बिखरी थी। हम सब ने चश्मे हैरत से नेचर का यह हसीन और मुहिब मंजर देखा। मेरे साथियों की अक्सरियत पंजाब और राजपूताने से ताल्लुक रखती थी और उनके लिए बर्फ की दलदल किसी अजूबे से कम ना थी। वो आमतौर पर गर्म आबो हवा के आदी थे और मैं सोच रहा था कि क्या वो 2-3 मील तक बर्फ की दलदल में चल सकेंगे। सरदार हरनाम सिंह उमूमन मेरे पास ही रहता था। मैंने पूछा, क्या बर्फ की दलदल में चल सकोगे? चलने को आप हर थां चल सकते हैं, पर यह बर्फ का खोबा है और खोबे में चलना जरा औखा काम होता है। दरअसल बर्फ की इतनी बड़ी दलदल में चलने से डबल मुने का खतरा था, मगर कुछ भी हो हमें हर हाल में इस दलदल के पार जाना था। राना सफ्दर ने ख्याल जाहिर किया, दलदल में दाखिल होने से पहले दोपहर का खाना खा लेना चाहिए, मगर प्रोफेसर असलम ने फौरन इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया। खाना दलदल के पार जाकर खाएंगे। उनका ख्याल था कि बर्फ की सर्दी में जब सारा जिस्म ठंडा हो रहा होगा तो मैदे का निज़ाम हज़म खुराक कबूल नहीं करेगा, इसलिए खाना दलदल अबूर करने के बाद खाना मुनासिब होगा। उस वक्त जब हम दलदल के बारे में सोच रहे थे, प्रिंस इंदिरा ने एक अनोखी तजवीज़ पेश कर कहा, कुछ लोग 2-2 की टोलियों में बर्फ पर चले और उसे पामाल करते हुए एक पगडंडी बनाए। दलदल के दरमियान रास्ता बनाने में खच्चरों से मदद ली जाए। जब रास्ता बन जाए और पगडंडी तैयार हो जाए तब दलदल को पार करना आसान होगा। मैंने कपाला सरदारनी को बुलाया, जो सफर में हमारी रहनुमा और 2 बार अपने बापू के साथ दलदल पार कर चुकी थी, और प्रिंस इंदिरा की तजवीज़ सुनाई। कपाला 1-2 मिनट तक सोचती रही, फिर उसने इस बात में गर्दन हिलाई और 5 कुकियों को बुलाकर कुछ समझाती रही। कुकियों ने खच्चरों से सामान उतार दिया और भाले लेकर सरदारनी के पास पहुंच गए। कपाला ने सफेद चट्टानों की सीध में भाला लहराया और इन्हें बताने लगी कि दलदल को पार करने का असल रास्ता इसके भाले की सीध में है और वो रास्ता सफेद चट्टानों से सिर्फ 5-6 गज के फासले से गुजरता है। वहां से इन्हें सामने वाले टीले के रुख चलना है। अपनी सरदारनी की हिदायत पर 5 कुकी दलदल में घुस गए और आगे पीछे बर्फ पामाल करने लगे। फिर दुग्गल, किरियापा और डूबा भी उनके साथ शामिल हो गए। इन्हें भी बर्फ पर चलने का तजर्बा था। इन 8 ने 2-2 की टोलियों में बटकर बर्फ को लताड़ा, रौंदा और आनन फानन 2 फरलांग तक पगडंडी तैयार कर दी। लेकिन जब उनकी टांगें घुटनों के ऊपर तक बर्फ में धंसने लगी तो रास्ते की तैयारी में कुछ ताखीर होने लगी। फिर भी वो बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते आहिस्ता आहिस्ता सफेद चट्टानों तक जा पहुंचे। वहां भुरभुरी बर्फ उनकी कमर को छू रही थी, लेकिन चट्टानों से आगे बढ़े तो दलदल की गहराई कम होती चली गई। हत्ता कि 1 मील के बाद बर्फ फिर घुटनों घुटनों तक आ गई। मजीद आगे बढ़े तो सतह कुछ और गिर गई। उन्होंने पूरे 3 घंटे में दलदल के बीचों बीच 2.5-3 मील तवील पगडंडी तैयार कर दी और खच्चरों से काम लेने की जरूरत भी पेश न आई। ये एक हैरत अंगेज तजर्बा था। पगडंडी तैयार हो जाने के बाद खच्चरों पर सामान लादा गया। फिर पूरी पार्टी आगे पीछे पगडंडी पर दलदल उबूल करने लगी।
सिर्फ कपाला सरदारनी जो सबसे आगे थी और प्रिंसेस इंदिरा घोड़ों पर सवार थीं। इस तरह हमने बर्फ की दलदल पार की और उसकी दूसरी जानिब वाक़ई टीलों पर पहुंच गए। कपाला ने बताया जब उसने बाबू के साथ दलदल पार की तो दूसरे सिरे तक पहुंचने में इससे ज्यादा समय लग गया था। कुकी सरदार की तरह हमने भी टीले पर पहुंचकर आग जलाई, हाथ पांव सेंके और दोपहर का खाना दोपहर को खाया। मगर खाने से कबल सब साथियों को एक एक पैग और पगडंडी तैयार करने वालों को 2-2 पैक ब्रांडी पिलाई गई, जिससे रगपट्टों में उतरती ठंडक का दबाव कुछ कम हो गया। फिर सबने सैर होकर खाना खाया, मगर इस असना में भेड़ियों का कोई गोल हमारी तरफ न आया। हो सकता है उन्होंने हमारी बू न सूंघी हो, हमें देखा न हो। यह भी मुमकिन था कि वो खुराक की तलाश में किसी दूसरी तरफ निकल गए थे और यह भी इम्कान था कि इलाका ही छोड़ गए हों। खाने से फारिग होते ही कपाला टीले की शुमाली जानिब उतरी और चश्मे की उस आबी लकीर के साथ साथ जो शुमाली ढलान की तरफ बहती थी चलती रही। वो चश्मा दरअसल पिघली बर्फ का पानी था जो शुमाल की जानिब उतरता था। तवील ढलान पार करके हम एक बार फिर वादियों, घाटियों और पर्वतों के सिलसिले में दाखिल हो गए और जूजू आगे बढ़े। बर्फपो चोटियां, बर्फानी घाटियां, आइसकोप और बर्फ से ढके मैदान पीछे रह गए और शाम के वक्त कपाला उस आखिरी गार के पास रुकी जहां से सालवे नदी सिर्फ एक दिन की मुसाफत पर थी। उस गार के करीब भी एक नाला बहता था। हमने उस नाले के किनारे कैंप लगाया। ये बात खास तौर पर काबिल जिक्र है कि सरदार ने अपने सफर के दौरान जिस गार में पड़ाव किया था, कपाला जहां जहां रुकी थी वहां पानी किसी चश्मे, किसी झील, किसी नाले की शक्ल में मौजूद था। जिस पहाड़ी नाले पर हमारा आखिरी पड़ाव हुआ उसका पानी ज्यादा ठंडा नहीं था। सवेरे नाले में गुस्ल किया तो बदन को राहत मिली। उस पड़ाव से सालवे नदी तक सफर सिर्फ एक दिन का था, मगर वो सफर बड़ा मुख्तलिफ था क्योंकि शुमाल की जानिब पहाड़ों के निशेब इंतहाई खतरनाक थे। रास्ते में एक भयानक घाटी से बचने के लिए मुसलसल 3 घंटे एक पर्वत के गिर्द घूमना पड़ा। कपाला ने बताया था कि 18 वर्ष पहले जब उसके उतार चढ़ाव पर अबूर कर रही थी उसे खच्चर से उतरना पड़ा था क्योंकि पतली पगडंडी पर्वत के हाशिए पर बिल्कुल मौत के रस्से की तरह झूल रही थी। और उसने गलत नहीं कहा था। वो पगडंडी और उसके उतार चढ़ाव देखकर ज़हन में पुल सिरात का तस्वुर उभरता था। मुड़ी तुड़ी पतली पगडंडी कम बेश 70-75 डिग्री के जाविये की होलनाक तिरछी बुलंदी के हाशिए पर वाक़ी थी, जिसकी दूसरी जानिब सैकड़ों फीट गहरी खाई थी। अगर पगडंडी की लकीर से पैर फिसलता तो आदमी सीधा उस खाई में गिरता और हड्डियां रेजा रेजा हो जाती। प्रिंसेस इंदिरा का हाथ था मैं जब मैं उस पगडंडी से गुजर रहा था। वो बार बार सैकड़ों फीट नीचे गहरी खाई में झांकती तो साथ ही चेहरे की रंगत भी बदल जाती। 1 घंटे के बाद पगडंडी पहाड़ के साथ घूमती दूसरी जानी पहुंची तो उसकी होलनाकी कुछ कम हुई और इंदिरा तवील सांस लेकर बोली, मैंने जीवन में ऐसी खतरनाक बुलंदी, ऐसी होलनाक पस्ती कभी नहीं देखी थी। लगता था ये पगडंडी नरक और सुर्ग के बीच की लकीर है। वही पुलसरात वाली बात थी। उसी पर्वत के ढलान पर खड़े होकर कपाला सरदारनी ने शुमाल की तरफ भाला उठाया और इन हरे भरे जंगलों की तरफ इशारा किया जो शुमाली ढलवानों पर फैलते चले गए थे। उसने बताया, इन जंगलों में हिरन का शिकार मिलता है। मैं चौंक गया क्योंकि जहां हिरन हो वहां शेर को आने से कौन रोक सकता है। वो सफर दरअसल ऊंचे पर्वतों से उतरने का सफर था। ढलान पर जंगल आबाद थे जिनके दरमियान बहते नदी नाले कई मील दूर जाकर कहीं सालवे नदी में गिरते थे। दिन के उजाले में दरिंदे बाहर कम निकलते हैं। अलबत्ता इन जंगलों में हिरन, बारहसिंगे और सांभर पाए जाते थे। राणा सफदर ने एक हिरन को शिकार किया तो पार्टी वहीं रुक गई। वैसे भी दोपहर के खाने का वक्त हो चुका था। कई दिनों बल्कि कई महीनों के बाद हिरन के गोश्त ने जो मजा दिया वो हम कभी नहीं भूल सकेंगे। खाने के बाद सफर फिर शुरू हो गया। दोपहर को पहाड़ से उतर रहे थे कि दूर पश्चिम से पूरब के रुख पर बहते दरिया सालवेन का हसीन मंजर नजर आया। अगर इस नदी को पर्वतों की दुल्हन कहा जाए तो बेजाना होगा। उसके किनारे से वो चीनी बस्ती भी नजर आई जिसके करीब तिब्बत और चीन की तरफ सफर करने वाले काफिले अक्सर पड़ाव डालते, मगर काफिले अमूमन 1-1, 2-2 माह बाद गुजरते थे। जब हमारी पार्टी पहाड़ से उतरकर बस्ती की जानिब बढ़ी वह किसी काफिले ने पड़ाव नहीं डाला था। फिर भी बहुत से लोग जिनमें मर्द, औरतें और लड़के बाले शामिल थे बस्ती के बाहर खड़े दिखाई दिए जो हमें हैरत और अचंभे की नजरों से देख रहे थे। ये अचंभा शायद इससे था कि काफिले पहाड़ों से उतरते नहीं और हम एक पार्टी की सूरत में घोड़ों और बारबरदार खच्चरों समेत पहाड़ों से उतरे थे। और हैरत गालिबन इसलिए थी कि हम ना तो शक्ल सूरत से तिब्बती नजर आते थे, न रंगो नस्ल के एतबार से चीनी थे। हमारे रंग, चेहरे, खदो खाल उनसे मुख्तलिफ थे। हमारी पार्टी की रहनुमाई गंदमी रंग की एक जवान कबायली औरत कर रही थी जिसका रंग, रूप, चेहरा मेरा आसाम के सरहदी कबाइल से मिलता जुलता था और बस्ती के लोग इसे हैरत की नजर से देख रहे थे क्योंकि अपने मखसूस कबायली लिबास में थी। फिर हमारी पार्टी के एक सिख फौजी को देखकर वो लोग चिमगोइयां करने लगे कि हम हिंदुस्तान से आए हैं। अभी हम बस्ती की पट्टी पर पहुंचे थे जब हमें देखने वाले चीनी मर्दों, औरतों, लड़कों बालों का हुजूम हो गया था। अचानक एक बूढ़ा चीनी गालिबन जो बस्ती का सरदार और हाकिम था हुजूम से निकलकर आगे बढ़ा और चीनी जुबान में कपाला सरदारी से कुछ पूछने लगा। हमारी पार्टी में कोई भी ये नहीं जानता था कि उसने क्या पूछा क्योंकि कोई भी चीनी जुबान नहीं जानता था। सिर्फ कपाला उस जुबान के कुछ लफ्ज, कुछ फिक्रे जानती थी जो उसने 18 वर्ष बेशतर यहाँ रहकर सीख लिए थे और वही बूढ़े चीनी के जवाब में कुछ कह रही थी। उसने एक एक करके 3 लफ्ज कहे थे, कपाला, कुकी कबीला, आसाम। इन लफ्जों के जरिए उसने अपनी शनाख्त कराई थी। गालिबन बूढ़ा चीनी उन अल्फाज का मतलब समझ गया था मगर उसने फिर कुछ पूछा। कपाला ने फिर एक नाम लिया और वो नाम था फांगचू। इस नाम ने बूढ़े चीनी पर खासा असर किया। कपाला ने फांगचू का नाम फिर दोहराया, उसके साथ सुर्गबाशी का इजाफा किया। उसके लिए चीनी जुबान का एक लफ्ज कहा जो मरने वालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस लफ्ज से बूढ़ा कुछ हैरान, कुछ परेशान सा हुआ
और कपाला अभी उसकी हैरानी को ना समझ सकती थी कि लोगों के हजूम को चेता 60-61-60 का एक जर चीनी यकलख हमारी पार्टी के सामने आ गया, जिसे देखते ही कपाला की जुबान से हैरत और खौफ की एक चीख निकल गई, जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो और उसी हैरत और खौफ की हालत में उसका नाम लिया, जिसे सुनकर हम भी सख्ते में आ गए, क्योंकि वो नाम था फांगचू। साल्वियन का जादूगर फांगचू कपाला के सामने खड़ा था, जिसे देखकर हमारे हैरत के जमीन में गड़ गई और एकदम पत्थर की हो गई थी। उसके साथ घुंडी सरदार का रंग भी पीला पड़ गया और फांगचू को इस तरह देख रहा था जैसे शमशानों से कोई बदरू निकल आई हो। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, धरती का सफ़र अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।